लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारक के और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आज हम लोगों को बात करना है मानवेंद्र नाथ राय का। मानवेंद्र नाथ राय का विचार भारतीय चिंतकों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत एक नवीनतम प्रयोग किया गया जिसको वैज्ञानिक मानववाद या मौलिक मानववाद या उग्र मानववाद के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनका संपूर्ण राजनीतिक चिंतन मूलतः मानववाद पर ही केंद्रित रहा। भौतिकवाद के इनके द्वारा एक नवीन व्याख्या की गई तथा इन्होंने लोकतांत्रिक अवधारणा के अंतर्गत दलविहीन लोकतंत्र का विचार दिया। दलविहीन लोकतंत्र का विचार व्यावहारिक रूप में भारत में भले ही लागू न हो पाया हो, परंतु यह विचार बेहद आकर्षक रहा लोगों को पढ़ने में, समझने में, और एक दर्शन के रूप में यह अवधारणा लोकतांत्रिक अवधारणा को परिभाषित करने में नवीन स्थान रखता है। तो आइए हम लोग इसी संदर्भ में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस बात को भी देखने का प्रयास करते हैं कि मानवेंद्र नाथ राय के राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद का कौन सा तत्व समान रूप से महत्व रखता है और किन किन स्थानों पर मानवेंद्र नाथ राय का विचार मार्क्सवादी विचारधारा से सहमत नहीं है। अनेक ऐसे राजनीतिक विचार हैं मानवेंद्र नाथ राय के जो आज भी भारत के लिए उतने ही उपादेय हैं। मानवेंद्र नाथ राय का महत्व इस बात के लिए भी है कि उन्होंने न केवल सैद्धांतिक राजनीति के लिए विचारों का प्रतिपादन किया बल्कि व्यावहारिक राजनीति के रूप में इन्होंने भाग भी लिया। इनके विचार राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत रोमांटिक क्रांतिवाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मानवेंद्र नाथ राय के संदर्भ में हमारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर अनेक सवाल बनते हैं और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आधारित है आज का आपका अपना यह क्लास। तो आइए हम लोग बात करते हैं मानवेंद्र नाथ राय की। मानवेंद्र नाथ राय का राजनीतिक चिंतन राजनीति विज्ञान में, भारतीय राजनीति विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा मौलिक मानववाद की अवधारणा, मौलिक मानववाद की अवधारणा, वैज्ञानिक राजनीति एवं आयन के द्वारा दलविहीन लोकतंत्र का विचार दिया गया। और दलविहीन लोकतंत्र का विचार भले ही व्यावहारिक रूप में लागू न हो पाया हो, परंतु यह सदैव भारतीयों के लिए एक नवीनतम आकर्षण का विषय बना रहा। हम लोग अगर बात करते हैं मानवेंद्र नाथ राय की, इसके पहले के राजनीतिक विचारों का इनका अध्ययन हम लोग करें। आवश्यक है कि उस पृष्ठभूमि पर भी एक अध्ययन आकृष्ट करें जहाँ पर रहकर इन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया था। अगर बात की जाए तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में पूरी किया था। परिणाम स्वरूप इनके द्वारा बंग भंग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया गया। बंग भंग आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था क्योंकि 1905 का बंगाल विभाजन भारतीयों के लिए एक वज्रपात जैसा था और इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने भी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में बंगाल विभाजन के विरोध में भाग लिया। परिणामतः इस आंदोलन में भाग लेते हुए प्रथम बार मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था।
1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में ये जर्मनी चले गए और जर्मनी से फिर उसके बाद ये अमेरिका चले गए थे। मानवेंद्र नाथ राय 1917 ईस्वी में जर्मनी और जर्मनी से ये अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद 1917 के और उसी क्रांति का इनके ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और इनकी मुलाकात स्टालिन के साथ है। स्टालिन के द्वारा एक देश में समाजवाद का विचार प्रतिपादित किया था। इसलिए आपको आएगा एक देश में समाजवाद का विचार किसने दिया? स्टालिन ने। यद्यपि एक देश में समाजवाद के विचार से मानवेंद्र नाथ राय सहमत नहीं थे। मानवेंद्र नाथ राय स्टालिन के इस एक देश के समाजवाद के विचार से सहमत नहीं थे। इनका मानना था कि अगर समाजवाद को लागू किया जा रहा है, समाजवाद के लिए अगर क्रांति हो रही है, तो संपूर्ण विश्व में एक साथ होना आवश्यक है। अगर ऐसा होगा तभी शोषितों का उद्धार होगा, तभी पूंजीवाद का विनाश हो सकता है, आर्थिक समानता की स्थापना हो सकती है। अतः यहाँ स्मरणीय बात आपके लिए ये है कि स्टालिन के समाजवाद से तो ये सहमत रहे, लेकिन एक देश में समाजवाद के धारणा से, स्टालिन के एक देश में समाजवाद की अवधारणा से मानवेंद्र नाथ राय ने असहमति व्यक्त किया था। मानवेंद्र नाथ राय स्टालिन के इस मत से भी असहमत थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने एकाधिकार का समर्थन किया था। एकाधिकार का समर्थन किया था कि संपूर्ण शक्ति केवल मजदूरों के हाथ में हो, यह बात कहा था स्टालिन ने। मानवेंद्र नाथ राय ने इससे असहमति व्यक्त किया। मानवेंद्र नाथ राय ने इससे असहमति व्यक्त किया था, इसलिए यह बात भी महत्वपूर्ण है। स्टालिन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत जिससे मानवेंद्र नाथ राय सहमत नहीं थे, वह बात थी एक देश में समाजवाद और एकाधिकारवादी प्रवृत्ति का होना। उसके पश्चात 1930 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय भारत आते हैं। मानवेंद्र नाथ राय भारत आ गए और भारत आने पर कानपुर में एक षड्यंत्र हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस जिसको कहते हैं, इस केस के अंतर्गत इनको जेल हो गई और 6 वर्ष तक ये जेल में रहे। 6 वर्ष तक इनको जेल में रहना पड़ा और जेल में रहने के पश्चात 1936 ईस्वी में 1936 में ये रिहा होते हैं और 1939 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर ही इनके द्वारा रेडिकल कांग्रेस सभा की स्थापना की गई थी। रेडिकल कांग्रेस की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। 1940 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय एमएन राय के द्वारा 1940 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा गया, परंतु इस चुनाव में मानवेंद्र नाथ राय मौलाना आज़ाद से चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद इनके द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का इनके द्वारा
पार्टी का इनके द्वारा गठन किया गया था। यद्यपि 1945 एवं 46 में 45 एवं 46 के चुनाव में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को 1945-46 में कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आधिकारिक रूप में 1926 में 1926 ईस्वी में औपचारिक रूप में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा ब्रिटिश सरकार से संविधान निर्माण की मांग की गई थी। इसलिए आपको आएगा संविधान निर्माण की मांग औपचारिक रूप में किसने किया था? तो औपचारिक रूप में संविधान निर्माण की मांग मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1926 में किया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मानवेंद्र नाथ राय की भूमिका किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में रहती है। बंग भंग आंदोलन में भाग लेकर राष्ट्रवाद के आलेख जगाया। 1917 में जर्मनी अमेरिका होते हुए और रूसी क्रांति का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। स्टालिन के विचार से ये सहमत रहे, लेकिन स्टालिन के इस मत से ये सहमत नहीं हो पाए, जिसमें उन्होंने एक देश में समाजवाद और एकाधिकार की बात किया। दोनों से इन्होंने असहमति जताया। और दूसरा, इनके द्वारा इस बात को भी कहा गया कि समाजवाद की स्थापना संपूर्ण विश्व में एक साथ की जानी चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। 1930 में कानपुर षड्यंत्र केस में इनको जेल जाना पड़ा। 1936 में जेल से रिहा होते हैं और 1939 ईस्वी में इनके द्वारा कांग्रेस के ही भीतर रेडिकल कांग्रेस को स्थापित किया जाता है। 1940 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद से ये चुनाव हार जाते हैं। परिणामतः रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन इनके द्वारा किया गया। इस प्रकार से अगर आपको आता है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया, तो मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। यद्यपि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कोई खास करिश्मा नहीं कर पाया, क्योंकि 1945 और 46 के चुनाव में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई खास सफलता हासिल नहीं होती है। यहाँ तक इनकी भूमिका रही भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में, यह काम इन्होंने किया था। इसके पश्चात अगर हम लोग बात करते हैं परीक्षा के दृष्टि से, तो मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन भी किया गया और इस पुस्तक के लेखन में उग्र मानववाद की अवधारणा महत्वपूर्ण रही है और राष्ट्रवादी अवधारणा को जगाने तथा मानवतावादी मूल्यों की स्थापना के लिए सतत प्रयत्न भारत के लिए अविस्मरणीय बना रहा। पुस्तकों में अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा लिखा गया रीजन रोमांटिज्म एंड रेवोल्यूशन, अगला लिखा गया मैटरलिज्म या भौतिकवाद, इंडिया इन ट्रांजिशन,
इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन के नाम से भी इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखन किया। इसके साथ साथ इनके द्वारा इंडिया प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन, इंडिया प्रॉब्लम्स, इंडिया प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन, देयर सॉल्यूशन, देयर सॉल्यूशन, इंडिया प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन भी इनके द्वारा लिखा गया। मानवेंद्र नाथ की पुस्तकों में द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी, द फ्यूचर ऑफ, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी महत्वपूर्ण, इंडियन पॉलिटिक्स भी महत्वपूर्ण, इंडियन पॉलिटिक्स भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इनके द्वारा जिन पुस्तकों को लिखा गया उसमें रीजन, रोमांटिज्म तथा आ रिवोल्यूशन, मैटरलिज्म, इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण पुस्तकें रहीं और इसके अंतर्गत इन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। तो ये तो बात रहे इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों की। अब हम लोग बात करते हैं इनके द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों का। राजनीतिक विचारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वह है इनके द्वारा वैज्ञानिक राजनीति का प्रयोग करना, और दूसरा महत्वपूर्ण बात है मार्क्सवादी विचारधारा से कुछ तत्वों से सहमत होना और कई तत्वों से असहमत होना। तो सहमति का तत्व क्या है और असहमति का तत्व क्या है, इसी बात पर आधारित है हमारा यह क्लास। हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इनके द्वारा वैज्ञानिक राजनीति का। मानवेंद्र नाथ एक ऐसे राजनीतिक दार्शनिक हैं जिनके द्वारा भारत में वैज्ञानिक राजनीति का समर्थन किया गया था और इन्होंने धर्म तथा आध्यात्म को, धर्म तथा आध्यात्म को राजनीति के मार्ग में बाधा के रूप में देखा। राजनीति के मार्ग में इन्होंने मार्ग में बाधा के रूप में, बाधा के रूप में देखा है, बाधा के रूप में देखा। परंतु इनका यह वैज्ञानिक राजनीति का प्रतिपादन स्पिनोजा एवं हॉब्स से अलग है, हॉब्स से अलग है। क्योंकि इन चिंतकों के द्वारा अध्ययन पद्धति के ऊपर, अध्ययन पद्धति के ऊपर, अध्ययन पद्धति के ऊपर अधिक बल दिया गया, जबकि आवश्यक था विषय वस्तु को निर्धारित करना, जबकि आवश्यकता थी विषय वस्तु के निर्धारण की। इस बात के से ये इनका यह वैज्ञानिक चिंतन अलग है। यद्यपि इन्होंने वैज्ञानिक राजनीति का प्रयोग करने का समर्थन किया था, धर्म और आध्यात्म से अलग हटकर के बात करना शुरू किया था, मानव मस्तिष्क के तर्क संगतता को अपनाने पर इन्होंने बल दिया था। मानवेंद्र नाथ राय को इसीलिए भारत में वैज्ञानिक राजनीति का जन्मदाता कहते हैं। इसी आधार पर इन्होंने भौतिकवाद का समर्थन किया। इसके आधार पर ही इनके द्वारा भौतिकवाद का समर्थन भी किया गया था। मानवेंद्र नाथ न केवल वैज्ञानिक राजनीति के समर्थक हैं बल्कि मानवेंद्र नाथ भौतिकवाद के भी समर्थक हैं और इसके साथ साथ
एक महत्वपूर्ण विचार इनके द्वारा दिया गया जिसको रोमांटिक क्रांतिवाद कहा जाता है। रोमांटिक क्रांतिवाद का तात्पर्य है कि राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रवादी भावना को जागृत करने के लिए और भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, भारत से अंग्रेजी शासन को खत्म करने के लिए इनके द्वारा आवश्यकतानुसार हिंसात्मक साधन को भी अपनाने पर बल दिया गया। और इनका तर्क था कि भगवत गीता का पाठ हमें इस बात की इजाज़त देता है। भगवत गीता का पाठ हमें इस बात की इजाज़त देता है, कहने का आशय है कि यह क्रांति ऐसी हो जिससे राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो। एक प्रकार से यह क्रांति वैचारिक रूप से भी समृद्ध होगी और भारत को गुलामी की जंजीरों से यह मुक्त कर देगी। इस बात का इनके द्वारा समर्थन किया गया। इसलिए आपके एग्ज़ाम में यह सवाल है कि रोमांटिक क्रांतिवाद का विचार किसने दिया था, तो आपको बताना है कि रोमांटिक क्रांतिवाद का विचार मूलतः मानवेंद्र नाथ राय के विचारों पर आधारित रहा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है इनके राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा मार्क्सवाद के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। इसलिए मार्क्सवाद के समान अनेकानेक तत्वों को इन्होंने स्वीकार किया था। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद से प्रभावित थे। मार्क्सवाद से प्रभावित होने के कारण इनमें मार्क्सवाद के समान कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर समानता है, लेकिन समानता के साथ साथ इनके राजनीतिक चिंतन में असमानता का भी तत्व दिखलाई पड़ता है। अनेक जगहों पर ये विचार इनके असमान पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में आर्थिक समानता की स्थापना करने पर दोनों लोगों ने बल दिया था। मानवेंद्र नाथ राय का मानना था कि आर्थिक समानता की स्थापना, शोषितों के मुक्ति, एक समतामूलक समाज का निर्माण, गरीबों और मजदूरों को शोषण से निजात दिलाने के लिए जिस समाजवाद की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने किया है, मैं उससे सहमत हूँ। तो आर्थिक समानता एवं समतामूलक समाज के निर्माण के प्रश्न पर दोनों ही चिंतक एक समान दिखलाई पड़ते। इसके अलावा अगर देखते हैं तो दोनों ही विचारकों में भौतिकवाद का तत्व समान रूप से है, लेकिन भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स जहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं, द्वंद्ववाद और भौतिकवाद का एक साथ प्रयोग करते हैं, वहीं पर मानवेंद्र नाथ राय द्वंद्ववाद को छोड़ देते हैं। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा द्वंद्ववाद को छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद इनका मानना है कि यह द्वंद्ववाद वैचारिक होता है और इसकी यहाँ पर कोई खास
प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए द्वंद्ववाद से यह विचार इनका अलग है। मजदूर के शोषण, आर्थिक समानता, भौतिकवाद तथा पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार, पूंजीवाद में सुधार पर दोनों ही विचारक सहमत हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन ऐसा बिंदु रहा जिस पर ये असहमत पाए जाते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कार्ल मार्क्स के द्वारा आर्थिक नियतिवाद का प्रतिपादन किया गया, जबकि मानवेंद्र नाथ राय आर्थिक नियतिवाद से सहमत नहीं है। मानवेंद्र नाथ राय का मानना है कि एकमात्र कारक किसी भी प्रकार के परिवर्तन का आर्थिक नहीं हो सकता। आर्थिक कारकों के अतिरिक्त भी अन्य कारक होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अन्य कारक भी हैं और वे समाज में बदलाव को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए इसको हम अलग करके नहीं देख सकते। आर्थिक नियतिवाद के अवधारणा से ये असहमत रहे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा गया था कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। मानवेंद्र नाथ राय इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि समाज में वर्ग संघर्ष ही नहीं रहा है, बल्कि वर्ग संघर्ष के अलावा भी सहयोग और समन्वय का तत्व दिखलाई पड़ता है। सहयोग एवं समन्वय का तत्व दिखलाई पड़ता है। इसलिए यह बात गलत है कि इनके संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का आधार, समाज का आधार केवल अर्थ को माना जाए और केवल इसी बात का समर्थन किया जाए कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। यह इतिहास की वास्तविक व्याख्या नहीं है। समाज में अनेक वर्ग पाए जाते हैं और उन वर्गों में सहयोग और समन्वय भी इतिहास के दृष्टांत में दिखलाई पड़ता है। अतः इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना अतार्किक है, असंगत है। मानवेंद्र नाथ राय ने इसलिए कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष को भी अस्वीकार कर दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कार्ल मार्क्स ने इस बात को कहा था कि किसी भी प्रकार का यदि परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के लिए हिंसात्मक क्रांति का होना आवश्यक है। हिंसात्मक क्रांति का इनके द्वारा समर्थन किया गया था, परंतु मानवेंद्र नाथ राय ने हिंसात्मक क्रांति को अस्वीकार किया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा भी परिवर्तन किया जा सकता है। अशांतिपूर्ण साधनों के द्वारा भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस बात का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया और कहा कि हिंसात्मक क्रांति से व्यक्ति का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मानवतावादी मूल्यों का पतन भी हो जाता है। मानवतावादी मूल्यों का इसके द्वारा
पतन हो जाता है। इसलिए अहिंसात्मक क्रांति से इनके द्वारा ऐतराज़ जताया गया और इस बात पर बल दिया गया कि इतिहास के घटनाक्रम को अनेक आधारों पर प्रभावित किया गया है और जिसमें वैचारिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वैचारिक आधार के संदर्भ में कार्ल मार्क्स के द्वारा कोई विचार नहीं दिया गया, कोई विचार न तो दिया गया और न ही उसको कोई महत्व ही प्रदान किया गया। इसलिए इनका यह विचार यहाँ पर प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि वैचारिक परिवर्तन के माध्यम से राष्ट्रवादी तत्वों की स्थापना भी की जा सकती है और भारत के विकास के मार्ग को भी प्रशस्त किया जा सकता है। जनसाधारण की भागीदारिता आंदोलन में होगी और जनसाधारण की भागीदारिता के बगैर किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो मानवेंद्र नाथ राय के विचार में जहाँ पर मार्क्सवादी विचारधारा के साथ सहमति के कुछ बिंदु हैं तो अनेक ऐसे बिंदु पाए जाते हैं जो कि उनको अलग कर देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कार्ल मार्क्स के द्वारा अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया गया था। अतिरिक्त मूल्य के विचार का प्रतिपादन किया गया और इस बात को बतलाया गया था कि किसी भी वस्तु की कीमत के निर्धारण में केवल श्रम की ही भूमिका महत्वपूर्ण है। मानवेंद्र नाथ राय ने कहा कि यह दृष्टिकोण एकांगी है, कि यह एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित है। श्रम का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अन्य तत्वों के द्वारा भी किसी भी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं किया जाता। अनेक ऐसे अन्य तत्व हैं जो कि वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से मानवेंद्र नाथ राय ने कार्ल मार्क्स के विचार को एकांगी माना, कहा कि कुछ हद तक यह विचार सही है, शोषितों के उद्धार में यह विचार युगांतर भूमिका का निर्वहन करता है, लेकिन पूर्णतया इसको स्वीकार करना यह न तो उचित है और न ही तार्किक है। इसलिए मानवेंद्र नाथ राय कार्ल मार्क्स के अनेक विचारों से ये अपने आप को अलग कर लेते हैं, जबकि मूल भावना कार्ल मार्क्स की स्वीकार करते हैं। हिंसात्मक क्रांति का इनके द्वारा विरोध किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि हिंसात्मक क्रांति से समाज में अव्यवहारिकता आएगी, समाज में अराजकता और अव्यवस्था की उत्पत्ति हो जाएगी। अराजकता और अव्यवस्था के उत्पन्न होने से व्यक्ति का नैतिक और भौतिक पतन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात सत्य है कि इन्होंने व्यक्ति के भौतिक उत्थान और उग्र मानववाद के अवधारणा को महत्वपूर्ण माना था। उग्र मानववाद के अवधारणा का तात्पर्य है कि व्यक्ति के राजनीति के सभी मूलतः मानव पर ही केंद्रित है। मानव का संपूर्ण विकास होना आवश्यक है। व्यक्ति का न केवल भौतिक विकास हो, नैतिक आध्यात्मिक विकास भी उसका होना आवश्यक है और वह विकास केवल और केवल शांतिपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। अतः मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय राजनीति में नवीनतम मूल्यों की स्थापना पर बल दिया था। मानवेंद्र नाथ राय के राजनीतिक चिंतन में दल विहीन लोकतंत्र का विचार भी महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा दलगत राजनीति का
विरोध किया गया था। दलगत राजनीति का इनके द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि दल के द्वारा उम्मीदवार का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। इन्होंने बताया था कि दलगत राजनीति से संघर्ष एवं गुटीय प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। इनका यह विचार आपने इसके पहले भी एक चिंतन का हमने अध्ययन किया था, और उस चिंतन में जयप्रकाश नारायण का और महात्मा गांधी का भी विचार आता है, जो भारत के लिए एक नवीन परिकल्पना है। यद्यपि यह और बात है कि मानवेंद्र नाथ राय का यह दल विहीन लोकतंत्र का विचार व्यावहारिक रूप में भारत के लिए उपादेय नहीं हो पाया, लेकिन यह आकर्षक भी है और एक समता मूलक राजनीति के निर्माण में सहायक भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जन सामान्य की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा इस बात पर बल दिया गया। तो हमको अगर यह सवाल आता है कि मानवेंद्र नाथ राय ने किस प्रकार से दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया, तो आपको बताना है कि इनका लोकतांत्रिक विचार दल विहीन लोकतंत्र के अवधारणा पर केंद्रित रहा। इनके द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया था कि समाज के कमज़ोर वर्ग भी राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें, यह व्यवस्था करना आवश्यक है। अर्थात एक नवीनतम राजनीतिक ढांचे के निर्माण पर इनके द्वारा बल दिया गया था। मानवेंद्र नाथ राय एक ऐसे आर्थिक समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो सके। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होने पर ही व्यक्ति में आत्मविश्वास का जन्म होता है तथा व्यक्ति स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए राष्ट्रीयकरण हो, समाजीकरण हो, उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष का नियंत्रण न हो। एक ऐसा आर्थिक ढांचा हो जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर आधारित हो। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा इन तमाम बातों पर बल देकर के न केवल नए आर्थिक समाज के निर्माण पर बल दिया, बल्कि इस बात पर भी बल दिया कि गरीबों, मजदूरों और शोषितों को मुक्ति दिलाना भी राजनीति का परम लक्ष्य होना आवश्यक है। जब तक समाज के सभी वर्गों को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति न होगी, नवीन भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो हम लोग आज के अपने इस क्लास में मानवेंद्र नाथ राय के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे थे, और राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत इनके द्वारा मौलिक मानववाद, उग्र मानववाद की अवधारणा, वैज्ञानिक राजनीति की अवधारणा, दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा, और रोमांटिक क्रांतिवाद और राष्ट्रवाद को उद्वेलित कर देने वाली अवधारणा का हम लोगों ने अध्ययन किया। हम लोगों ने इस बात का भी अध्ययन किया कि मानवेंद्र नाथ राय के राजनीतिक विचार में मार्क्सवाद का कितना प्रभाव है, किन बातों पर इनकी सहमति है और किन बातों पर ये असहमत हैं। प्रारंभिक काल में ये भले ही मार्क्सवादी प्रतीत हो रहे थे और अनेक बार इन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल संस्था की सदस्यता भी ग्रहण की, लेकिन बाद में उन्होंने उससे अपने आप को अलग कर लिया और स्टालिन के एक देश के समाजवाद तथा एकाधिकारवादी प्रवृत्ति का इन्होंने ऐतराज़ जताया, विरोध जताया। तो यहाँ पर हम लोगों ने मानवेंद्र नाथ राय के महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दर्शन का अध्ययन किया।
आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।